डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर फरजाना कौसर है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि आउटडोर में बहुत सारी ख़वातीन हमसे क्वेश्चन करती हैं कि जी मेरे कितने सिजेरियन हो सकते हैं। वो ख़वातीन जिनके ऑलरेडी पहले सी सेक्शंस हो चुके हैं, वो इस बारे में कन्फ्यूजन का शिकार रहती हैं कि उनके मज़ीद कितने ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी कि आपके मज़ीद कितने सिजेरियन हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस हिस्ट्री पर कि आपके पहले कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, वो कहाँ कहाँ हो चुके हैं और उनके दरमियान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस का आपको सामना करना पड़ा था। अब उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि तादाद कितनी है। अच्छा, अगर तो 3 और 4 तक नॉर्मली जो है वो लो रिस्क सिजेरियंस कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद 5वां, 6वां और 7वां जो है ये हाई रिस्क में आते हैं। अच्छा, अब लो रिस्क में अगर आप देखें तो उसमें फिर ये देखा जाता है कि पहले आपके 4 सिजेरियंस हो गए, 4 तक की तादाद हो गई। अब उसमें आपने ये देखना है कि आपके जो सर्जन हैं वो कौन है, आपका हॉस्पिटल कौन सा था, उसके अंदर जो फैक्टर्स थे सारे, ऑपरेशन थिएटर की कंडीशंस कैसी थी और बेसिकली वो किस तरह का सेटअप था जहाँ पर आपका पिछला ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। बाज़ दफ़ा जनरल सर्जन आपको ऑपरेट करते हैं और बाज़ दफ़ा आप किसी माहिर गायनेकोलॉजिस्ट से ऑपरेट करवाते हैं, तो उन्होंने किस लेवल पर यूट्रस को स्टिच किया है, यूट्रस के किस सेगमेंट को टच किया है और वो सेगमेंट जो है वो यूट्रस का, वो जब स्कार में तब्दील होता है, जब हील होता है, तो उसके बाद वो किस तरह से बिहेव करता है। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर यूट्रस को कट दिया गया था। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि सर्जरी आपकी कितनी साफ़ सुथरी और क्लियर थी, कि अगर आपकी जो सर्जरी है वो इस तरीके से रफ़ तरीके से की गई है कि वो जब हील होगी तो उसके बाद वो सारी के सारे जो चीज़ें हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, जिसको एडहेरेंस बोला जाता है मेडिकल टर्म में। तो क्या आपकी सर्जरी इस लेवल की तो नहीं थी कि जिसमें आपकी बॉडी जो है उसके रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एडहेरेंस बन गई हो। और तीसरी चीज़ जो सामने आती है वो ये कि आपका जो स्टिच मटेरियल है वो कौन सा यूज़ किया गया है, जिसमें सारी जो यूट्रस की लेयर्स हैं, आपके मसल्स की लेयर्स हैं और आपके जो पेरिटोनियम है, एब्डोमेन के जो अंदर के सारे अज़ा हैं, वो आपस में जब वो जुड़ते हैं तो बेसिकली वो स्टिच मटेरियल किस लेवल का था, जिसकी वजह से आपकी जो है वो पोस्ट सर्जरी जो है आपका एब्डोमेन के विज़रास किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी प्रीवियस सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो नेक्स्ट है वो किस तरीके से। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ का तयन करते हैं कि आपका नेक्स्ट सिजेरियन किस तरीके से होगा। अच्छा, अब उसमें एक बड़ी अहम बात आती है, वो ये कि आपका अगर पिछला वूंड जो है, पिछला ज़ख़म जो है वो इन्फेक्टेड हुआ था, तो उसमें भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा एडहेरेंस बनने के नेक्स्ट उसमें। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी आती है कि अगर आपके सर्जन से आपकी जो है वो अंदर के विज़रास को कुछ ऐसे कट्स लग गए थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा एडहेरेंस का बायस बनते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन में। जैसे कि खुदा ना खास्ता बाज़ दफ़ा पेशाब की नाली को कट लग जाता है, पखाने की नाली को कट लग जाता है। सर्जरी के दौरान आपके जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, पेट के जो पट्टे हैं ऊपर बज़ाहिर वाले, जब उनको कट्स लगते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलके बहुत ज़्यादा एडहेरेंस का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से अगले ऑपरेशन में मुश्किलात सामने आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपका अगला ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से होगा। आपका स्टिच मटेरियल कैसा है, आपका वूंड कैसा है पिछला, आपकी पिछली सर्जरी कैसी थी, एडहेरेंस कैसी थी, जिस ऑपरेशन थिएटर में आपका ऑपरेशन हुआ था उसके जो है वो स्टेरिलाइजेशन के क्या हालात थे। क्योंकि अगर स्टेरिलाइजेशन अच्छी है तो वूंड जो है वो इन्फेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, और आपकी जो है वो सर्जरी के ज़्यादा नंबर जो है, तादाद जो है वो बढ़ाई जा सकती है इस चीज़ों पर डिपेंड करते हुए। अच्छा, एक और फैक्टर है जो भी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अगर आपको पिछले ऑपरेशन में पेशाब की नाली जो है वो बहुत ज़्यादा देर लगी रही है किसी न किसी वजह से, या कि आपके जो है वो एब्डोमेन में वो ड्रेन यूज़ किया गया है जो कि आपको काफ़ी दिन लगा रहा है, क्योंकि आपका जो है वो मुसलसल ऑपरेशन के बाद खून जो है वो पेट में जमा हुआ खून जो कि ऑपरेशन के बाद होता है वो मुसलसल रिसता रहा हो, उस रास्ते से आता रहा हो, तो भी ये सारे
फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपकी नेक्स्ट सर्जरी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होगी या सिंपल होगी। तो हम जो है वो 4 ऑपरेशंस तक जो है वो इसको लो रिस्क कंसीडर करते हैं, और 4 के बाद 5वां, छठा, 7वां जो है ऑपरेशन वो हाई रिस्क में कंसीडर होता है, और डिपेंड टोटल सारे का सारा जो है वो आपके पिछले ऑपरेशन के हालात पर करता है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप ऑपरेट के बाद अपना डिस्चार्ज हों हॉस्पिटल से, तो आपके पास अपने डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए और उसमें ऑपरेशन नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। वो आप ज़रूर देखें कि उसमें आपके ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन का सामना तो नहीं करना पड़ा सर्जन को कि जिसकी वजह से आपको अगले ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना हो। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर आपके इस दौरान ऑपरेशन के दौरान ये चीज़ सामने आती है एक सर्जन को के लिए कि इसकी जो है वो प्रीवियसली बहुत छोटे छोटे मंथ्स पर ऑपरेशन हुए हैं, जैसे कि छठे मंथ पर, 5वें मंथ पर, 7वें मंथ पर, 8वें मंथ पर, जिसको हिस्टेरेक्टमी बोला जाता है, जो कि प्री मैच्योर सिजेरियन कहलाता है, जो कि किसी भी वजह से हो सकता है। अगर आपका एनॉमलस बेबी है वो आपसे लेट डिस्कवर हुआ है और आपका नॉर्मल लेबर इंड्यूस नहीं हो रही, तो फिर आपको जो है वो हिस्टेरेक्टमी के ऑप्शन पर जाना पड़ता है, कट लगाकर बच्चा को निकालना पड़ता है। अगर आपका जो है वो स्वेरली बेबी जो है वो एनॉमलस बेबी था, या आपकी प्री टर्म लेबर स्टार्ट होगी, और प्री टर्म लेबर इस तरीके से है कि वो उसकी रीजंस भी डिफरेंट इन्फेक्शंस हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड है, और आप जो है वो नॉर्मल डिलीवरी, पेशेंट की जान के लिए ख़तरा है, तो भी आप जो है वो ऑपरेटिव डिलीवरी की तरफ जाते हैं। अब उस कंडीशन में भी प्री मैच्योर सिजेरियंस होते हैं, जो कि प्री मैच्योर सिजेरियंस भी इस चीज़ का बायस बनते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपकी जो स्कार थिकनेस है वो बहुत वीक हो जाती है, आपका जो पिछला स्कार है वो अपने एक्चुअल थिकनेस से कम होता है, और आपको फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो समराइज़ मैं इस चीज़ को इस तरीके से करूँगी कि आपके नेक्स्ट सिजेरियंस कितने होंगे ये डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस हिस्ट्री पर, आपके प्रीवियस नंबर ऑफ़ सिजेरियंस पर, आपके प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन पर, आपके प्रीवियस हॉस्पिटल की स्टेरिलाइजेशन पर, आपके प्रीवियस सर्जन की कॉम्पिटेंसी पर, और आपकी जो सिलेक्शन ऑफ हॉस्पिटल था, ये एक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप फर्दर ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक मरीज़ का फर्दर ऑपरेशन जो है वो कितना करना चाहिए। अच्छा, एक बात ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ जो है वो 7 सिजेरियंस तक जाएगा, ऐसा नहीं होता। बाज़ पेशेंट्स जो हैं वो 3rd सिजेरियन ही उनकी ज़िंदगी का आखिरी सिजेरियन बन जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस इस हद तक चली जाती हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और ये डिपेंड करता है हर पेशेंट के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस पर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप इसको जो है वो अच्छा, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपके लिए इससे अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।